नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो उसके बाद हमने डिस्कस करना है वो है बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस को हम डिफाइन करते हैं एज द सॉल्यूशंस which have an ability to maintain their pH. The solutions which have the ability to maintain their pH, original pH को अपनी maintain रखते हैं। The solutions which have the ability to maintain their pH, या हम ये भी लिख सकते हैं the solutions which have the ability, tendency to resist any change in their pH. The solutions which have an ability or which have a tendency to resist any change in their pH, even if a small amount of an acid or a base is added to them. Even if a small amount of an acid or a base added to them. The solutions which have the ability to maintain their pH, or the solutions which have the ability to resist any change in their pH, even if a small amount of an acid or a base is added to them. देखो नॉर्मल केसेस में कोई भी आपके पास अगर सोल्यूशन है, आप उसमें कोई एसिड ऐड करोगे तो एसिड के ऐड करने से उसकी पीएच डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप उसमें कोई बेस ऐड करोगे तो बेस ऐड करने से उसकी पीएच इंक्रीज हो जाएगी। बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें अगर आप, वो कोई अनलिमिटेड अमाउंट नहीं है कि जितना मर्जी एसिड ऐड कर दो या जितना मर्जी बेस ऐड कर दो, बट अ स्मॉल अमाउंट, थोड़ा बहुत एसिड ऐड कर दो या बेस ऐड कर दो, वो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देते, रेजिस्ट करते हैं पीएच में किसी भी चेंज को, और वो अपनी ओरिजिनल पीएच को मेंटेन रखते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। राइट, तो उनकी डेफिनेशन होगी, द सॉल्यूशंस व्हिच हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन देयर पीएच और व्हिच हैव द एबिलिटी टू maintain their pH even if a small amount of an acid or a base is added to them. अच्छा, ये जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं फिर इनकी टू टाइप्स होती हैं। बफर सॉल्यूशंस की टू टाइप्स होती हैं, टू क्लासेस होती हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं एसिडिक बफर्स और दूसरी टाइप के बफर सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बेसिक बफर्स। These buffer solutions are of two types, acidic buffers and basic buffers. अब acidic buffers कौन से होंगे? The solutions which have a pH less than 7, क्योंकि acidic solutions वही होते हैं ना जिनकी pH less than 7 होती है। So the solutions which have a pH of less than 7 and they tend to maintain it. देखो एसिडिक तब होंगे जब उनकी पीएच लेस देन 7 होगी, और बफर्स तब होंगे जब वो अपनी पीएच को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। सो द सॉल्यूशंस व्हिच हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7 एंड दे टेंड टू मेंटेन इट, दे टेंड टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट, दे आर नोन एज एसिडिक बफर्स। देखो बफर सॉल्यूशंस की बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि वो अपनी पीएच को मेंटेन रखेंगे, पीएच में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करेंगे। अब अगर उनकी पीएच लेस देन 7 है तो फिर वो एसिडिक इन नेचर तो है, जाहिर सी बात है, और अगर वो उस पीएच को मेंटेन भी रखते हैं, उसमें किसी चेंज को रेजिस्ट भी करते हैं, तो फिर वो एसिडिक बफर्स होंगे। राइट, सिमिलरली बेसिक बफर्स क्या होंगे? द सॉल्यूशंस व्हिच हैव अ पीएच ऑफ ग्रेटर देन 7, अगर वो बेसिक है तो उनकी पीएच ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। द सॉल्यूशंस व्हिच हैव अ पीएच ऑफ ग्रेटर देन 7 and they tend to maintain it, they are known as basic buffers. The solutions which have a pH of greater than 7 and they tend to maintain it, they are known as basic buffers. And the solutions which have a pH of less than 7 and they tend to maintain it, they are known as acidic buffers. तो बफर सॉल्यूशंस की डेफिनेशन हो गई कि वो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, which tend to maintain their pH, जो अपनी pH को चेंज नहीं होने देते, इवन कि आप कोई थोड़ा बहुत एसिड या बेस भी उसमें ऐड कर दो फिर भी वो अपनी ओरिजिनल pH को मेंटेन रखते। उनकी टाइप्स हो गई, टू टाइप्स होती हैं हमने कहा बफर सॉल्यूशंस की, एसिडिक बफर्स और बेसिक बफर्स।
दोनों बफर सॉल्यूशंस हैं तो दोनों ही अपनी पीएच को मेंटेन रखेंगे, लेकिन उनमें से जिसकी पीएच लेस देन 7 है और वो उसको मेंटेन रखता है, वो चूंकि एसिडिक इन नेचर है तो उसको हम एसिडिक बफर कहेंगे, और जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है और वो उसको मेंटेन रखता है तो फिर वो बेसिक इन नेचर है तो हम उसको बेसिक बफर कहेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है इनकी कंपोजिशन। मैं पॉइंट्स में आपको चीजें करवाऊंगा इन बफर सॉल्यूशंस की, तो बिल्कुल वही पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें याद रखनी है। डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गई, दोनों टाइप्स की डेफिनेशंस हो गई। अब इनके बाद इनकी कंपोजिशंस, कि ये बफर सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, एसिडिक बफर्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, बेसिक बफर्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो एसिडिक बफर्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशंस ऑफ अ वीक एसिड with the solution of its salt। मैं इसके साथ लिख दे its salt। Acidic buffers are prepared by mixing the solutions of a weak acid and its salt। किसी weak acid के solution को उसी acid के अपने ही किसी salt के solution के साथ आप mix कर दो, तो वो जो दोनों solutions का mixture होगा वो एक buffer solution होगा, वो अपनी पीएच को मेंटेन रखेगा और उसकी पीएच लेस देन 7 होगी, यानी वो एसिडिक बफर होगा। सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एसिडिक बफर्स? हाउ वी प्रिपेयर दीज एसिडिक बफर्स? बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट, उसी एसिड का कोई सॉल्ट। अब फॉर एग्जांपल वीक एसिड्स की एग्जांपल में हमारे पास है एसिटिक एसिड, तो इस एसिटिक एसिड को इसके अपने ही किसी साल्ट के सॉल्यूशन के साथ आपने मिक्स करना है, लेकिन वहां एक चीज का ख्याल रखना है आपने, उस एसिड का साल्ट जो आप यूज करोगे वो साल्ट ऐसा होना चाहिए जो उस एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करने से बनता हो। साल्ट ऐसा आपने यूज करना है, उसी एसिड का साल्ट होना चाहिए, जो वीक एसिड आप यूज कर रहे हैं उसी का कोई साल्ट। एसिड का साल्ट कब बनता है? जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन साल्ट आपने कोई ऐसा साल्ट यूज करना है जो उस एसिड को, वीक एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करने से बने। फॉर एग्जांपल ये वीक एसिड है, इसका साल्ट हमने प्रिपेयर करना है और उसके लिए हम इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस है फॉर एग्जांपल NaOH। तो जब हम इस एसिटिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका साल्ट कौन सा बनेगा? सोडियम एसीटेट, और साथ वाटर बनता है। तो ये जो साल्ट है उसी वीक एसिड का साल्ट है, जो बना कैसे? जब हमने उस वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया, तो एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को इसके इस साल्ट के सॉल्यूशन यानी सोडियम एसीटेट के सॉल्यूशन के साथ हम मिक्स कर देंगे, तो ये जो मिक्सचर होगा ये एक बफर सॉल्यूशन होगा। उसकी पीएच लेस देन 7 होगी, वो एसिडिक है और वो अपनी पीएच में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करेगा, सो वो बफर सॉल्यूशन भी है। सो दैट विल बी a buffer solution, acidic buffer, which are prepared by mixing the solution of a weak acid with the solution of its salt। लेकिन वो साल्ट उस वीक एसिड ने किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके बनाया होना चाहिए। क्यों, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरे फिर हमारे पास टाइप है बेसिक बफर्स की। तो बेसिक बफर्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशंस ऑफ अ वीक बेस विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। बेसिक बफर प्रिपेयर करने के लिए हम किसी वीक बेस के सॉल्यूशन को उसके अपने ही साल्ट के सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दें, तो अब वो एक बफर सॉल्यूशन होगा जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, तो वो बेसिक इन नेचर होगा, इसलिए वो एक बेसिक बफर होगा। अब वीक बेसिस की एग्जांपल्स में हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वन ऑफ द वीक बेसिस, और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को आप इसी के किसी साल्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ मिक्स करना है। अब बेस का साल्ट कैसे बनता है? जब उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट। अब कंडीशन वही है, देखो एसिडिक बफर में वीक एसिड का साल्ट हमने कौन सा यूज किया था? जो उसने किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ फॉर्म किया, स्ट्रॉन्ग बेस से साथ। और यहां बेसिक बफर्स में हम वीक बेस का ऐसा साल्ट यूज करेंगे जो उसने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ फॉर्म किया।
तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का साल्ट हमने कोई यूज करना है विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल HCl होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्ट करे तो साल्ट कौन सा बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये साल्ट है जो हमने उसके साथ फॉर एग्जांपल मिक्स कर देना है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस को भी अगर हम मिक्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बेसिक बफर बन जाएगा। तो हमने देख लिया कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनको डिफाइन किया, उनकी टाइप्स क्लासिफिकेशन पढ़ी कि 2 टाइप्स होती हैं, एसिडिक बफर्स, बेसिक बफर्स, दोनों को डिफाइन किया, दोनों की कंपोजिशन पढ़ ली कि वो प्रिपेयर कैसे हम करते हैं। एसिडिक बफर्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट। लेकिन कंडीशन क्या थी कि वो साल्ट उस वीक एसिड ने किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके बनाया हो, ऐसा साल्ट आपने यूज करना है। And basic buffers are prepared by mixing the solution of a weak base with the solution of its own salt. लेकिन यहां भी कंडीशन वही है कि साल्ट आपने ऐसा यूज करना है जो उस वीक बेस ने किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ फॉर्म किया। राइट, ये तो हो गया कि बफर सॉल्यूशंस कितनी टाइप्स के होते हैं और वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बफर एक्शन या बफर एक्टिविटी। बफर एक्शन क्या है या बफर एक्टिविटी क्या है, बफर्स का काम क्या है, वो क्या इंपॉर्टेंट काम करते हैं। दे रेजिस्ट एनी चेंज इन देयर पीएच इवन इफ सम स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस इज एडेड टू दैट। उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन, उनका इंपॉर्टेंट एक्शन क्या है कि वो अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं, वो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देते। इवन कि आप उसमें कोई थोड़ी बहुत अमाउंट किसी एसिड की ऐड कर दो, बेस की ऐड कर दो, तब भी वो अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं, चेंज नहीं होने देते। तो हमने यही डिस्कस करना है कि वो अपनी पीएच को कैसे मेंटेन रखते हैं, वो अपनी पीएच को चेंज क्यों नहीं होने देते। पहले हम एसिडिक बफर्स की एग्जांपल अगर ले लें तो एसिडिक बफर जो हमने लिया है उसमें हमने एसिटिक एसिड यूज किया। तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। वीक एसिड्स कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते सर। जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। तो ये एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा पार्शियली इनटू इट्स आयंस, जो क्या होंगे, एसीटेट आयंस होंगे और H पॉजिटिव आयंस होंगे। और आयोनाइजेशन चूंकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसलिए एक इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगी उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर। फिर हमने इस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में क्या चीज ऐड की थी, उसका साल्ट, सॉल्ट। सोडियम एसीटेट ऐड किया था। अब सोडियम एसीटेट जो है या साल्ट हम हमेशा ऐसा यूज करते हैं, एसिड वीक एसिड का साल्ट हम वो यूज करते हैं जो उसने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फॉर्म किया हो, और वीक बेस का साल्ट हम वो यूज करते हैं जो उसने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ फॉर्म किया हो। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि एक्चुअली साल्ट हमने ऐसा यूज करना होता है जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। साल्ट हमने ऐसा यूज करना है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। एसिड जो हम यूज करते हैं वो वीक एसिड होता है, और वीक एसिड्स पार्शियली आयोनाइज होते हैं, और जो सब्सटेंस पार्शियली इनकम्प्लीटली आयोनाइज होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यानी जो एसिड हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसमें साल्ट हम ऐसा मिक्स करेंगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। सिमिलरली बेसिक बफर्स में जो बेस हम यूज करेंगे वो क्या होगा, वीक बेस। और वीक बेस कौन सा होता है, जो इनकम्प्लीटली आयोनाइज होता है। और जब वो इनकम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है इट मींस वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब उसमें साल्ट हम कैसा ऐड करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता हो। तो जो एसिड और बेस हम यूज करते हैं एसिडिक और बेसिक बफर्स में, वो वीक एसिड्स होते हैं, वीक बेसिस होते हैं, इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लेकिन उनमें जो साल्ट्स हम मिक्स करते हैं, साल्ट्स हम ऐसे मिक्स करते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये जो सोडियम एसीटेट है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एंड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिस विल डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस। और आयंस इससे कौन से बनेंगे, एसीटेट आयंस बनेंगे और सोडियम आयंस बनेंगे। अब जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे
तो आपको ऐसा कौन सा कोई फिनोमेना होता हुआ नजर आ रहा है जो हम इससे पहले पढ़ चुके? सर कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। एसीटेट आयंस विल बी द कॉमन आयंस। जो पहले से एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था उसमें भी वो एसीटेट आयंस प्रेजेंट थे, उसमें हमने सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन ऐड किया, उसमें भी एसीटेट आयंस है। तो एसीटेट आयंस आर द कॉमन आयंस। कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है? व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? सर इसमें आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो इस इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में मूव करे। यस। यहां से कौन को बोल रहा था? यहां से जो इधर बचे, क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट? आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सुप्रेस्ड। सुप्रेस होने का मतलब क्या? डिक्रीज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है बाय द एडिशन ऑफ द कॉमन आयंस। तो यहां इन दोनों में से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन था? एसीटेट। एसिटिक एसिड। जो वीक एसिड था, जो पार्शियली आयोनाइज हो रहा था, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था। तो कॉमन आयंस के एडिशन की वजह से अकॉर्डिंग टू द कॉमन आयन इफेक्ट इस एसिटिक एसिड की जो आयोनाइजेशन है वो क्या होगी? सुप्रेस हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। वो वैसे भी वो थोड़ा सा आयोनाइज हुआ था, पार्शियली आयोनाइज हुआ था, वो एक वीक एसिड है, इतना ज्यादा वो आयोनाइज होता भी नहीं है। और उसकी जो आयोनाइजेशन कुछ हुई भी थी तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो भी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। इसका मतलब है इन दोनों सॉल्यूशंस का जो मिक्सचर होगा, बफर सॉल्यूशन, उसके अंदर इस अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी। ऑलमोस्ट उतनी ही होगी जितना एसिटिक एसिड हमने शुरू में ऐड किया था। तकरीबन वो सारा ही अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि वो वीक एसिड है, वो वैसे भी इतना ज्यादा आयोनाइज नहीं होता। जो थोड़ा बहुत आयोनाइज हुआ भी था, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो भी उसकी आयोनाइजेशन सप्रेस हो गई, रिवर्स हो गई। तो जितना हमने एसिटिक एसिड ऐड किया था सॉल्यूशन में, वो तकरीबन सारे का सारा किस फॉर्म में है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही है। दूसरा, इस एसिटिक इस बफर सॉल्यूशन के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर, व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयंस? वो कम होगी या ज्यादा होगी? सर कम होगी। एक्चुअली वो भी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी सर। वो भी ज्यादा होगी, इसलिए कि एसिटिक एसिड की तो खास आयोनाइजेशन नहीं हुई, उससे तो एसीटेट आयंस नहीं बने। लेकिन जो हमने साल्ट ऐड किया था वो क्या था? वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, तो उससे तो बने ना ये एसीटेट आयंस। और ऑलमोस्ट कितनी कंसंट्रेशन होगी एसीटेट आयंस की? जितना हमने साल्ट ऐड किया था, ऑलमोस्ट वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और उतने सारे एसीटेट आयंस भी बन जाएंगे। तो इसलिए सॉल्यूशन के अंदर एसीटेट आयंस की भी एक लार्ज कंसंट्रेशन अवेलेबल होगी। देखो, अगर हम सिर्फ एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते ना, उसमें हम ये सोडियम एसीटेट मिक्स ना करते, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हो सकनी थी। अगर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन हायर होती तो फिर एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन बहुत लो होती, और अगर एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन हायर होती तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत लो होती। लेकिन जब हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, एसिड का भी और साल्ट का भी, तो अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है? अब सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन भी बहुत हायर है, ऑलमोस्ट उतना ही जितना हमने ऐड किया था, तकरीबन उतना सारा ही अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है। और अब इस सॉल्यूशन में एसीटेट आयंस की भी एक हायर कंसंट्रेशन अवेलेबल है। ऑलमोस्ट कितनी कंसंट्रेशन? जितना हमने साल्ट ऐड किया था, ऑलमोस्ट वो सारे का सारा आयोनाइज हो जाएगा और उतने सारे एसीटेट आयंस भी क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। और यही बेसिक रीजन है एक्चुअली कि ये सॉल्यूशन एज बफर सॉल्यूशन एक्ट करेगा, कि इसमें एसिटिक एसिड की भी एक बड़ी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है और इसमें एसीटेट आयंस की भी एक हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, इसीलिए ये एज बफर सॉल्यूशन एक्ट करता है। कैसे करेगा? फर्स्टली हम कंसीडर करते हैं कि हम उसमें एसिड ऐड कर रहे हैं। इस बफर सॉल्यूशन में हम कोई एसिड ऐड कर देते हैं, लेट्स से HCl ऐड कर दिया हमने। अब वो एसिड जो भी कोई हम ऐड करेंगे वो जाके आयोनाइज होगा और सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, जिससे सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को क्या हो जाना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। और अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो फिर pH को क्या होना पड़ेगा? क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज हो जाना चाहिए। डिक्रीज सर। एसिड्स के ऐड करने से नॉर्मली तो यही होता है ना,
आप एसिड ऐड करोगे, एसिड H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी और पीएच डिक्रीज होगी। तो नॉर्मली तो यहां भी यही हो जाना चाहिए। लेकिन जब हमने इस बफर सॉल्यूशन में एसिड ऐड किया, एसिड ने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किए, H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब जब H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? रिएक्शन रिवर्स रिवर्सिबल डायरेक्शन। प्रोसीड होना चाहिए। और कैसे रिवर्स डायरेक्शन में ये प्रोसीड करेगा? ये एसिड जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, ये वो इन एसीटेट आयंस के साथ रिएक्ट करके उसको वापस क्या बना देना चाहिए? एसिटिक एसिड बनाना चाहिए। एसिटिक एसिड। तो जब वो वापस रिएक्शन रिवर्स होगा तो H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जब यानी वो इंक्रीज नहीं होगी। और जब H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी तो पीएच डिक्रीज भी नहीं होगी। अब इस रिएक्शन के रिवर्स होने के लिए हमें एसीटेट आयंस की एक लार्ज कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि आपका एसिड जितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता जाएगा, एसीटेट आयंस उन H पॉजिटिव आयंस को वापस किस में कन्वर्ट करते जाएंगे? एसिटिक एसिड में। तो एसीटेट आयंस की एक लार्जर कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड है। और हमने पहले क्या कहा कि हमारे बफर सॉल्यूशंस में एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन क्या है? काफी ज्यादा है, क्योंकि साल्ट हमने जो ऐड किया था वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था और वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया था और उसने एक एक्सेस ऑफ एसीटेट आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर दिए हुए। अब जब हम उसमें कोई एसिड ऐड करेंगे, एसिड जितने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता जाएगा, वो जो एक लार्जर कंसेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो एसीटेट आयंस उन H पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइन होकर उनको वापस किस में कन्वर्ट करते जाएंगे? एसिटिक एसिड में। तो इस तरह से सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी। और जब H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी तो पीएच डिक्रीज भी नहीं होगी। राइट? अदरवाइज ऑर्डिनरी किसी सॉल्यूशन में आप एसिड ऐड करोगे, वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, पीएच डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस केस में चूंकि वी हैव अ लार्जर कंसेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयंस इन द सॉल्यूशन, तो जब H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, इनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल रिएक्शन रिवर्स होता जाएगा और ये जो एक्सेस ऑफ एसीटेट आयंस हैं वो उन H पॉजिटिव आयंस को वापस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी, पीएच डिक्रीज नहीं होगी। अब अगर हम इसी बफर सॉल्यूशन में कोई बेस ऐड कर दें, उसी बफर सॉल्यूशन में कोई बेस ऐड कर देते, बेस क्या करेगा? फॉर एग्जांपल NaOH हमने ऐड कर दिया, बेस आयोनाइज होगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? OH आयंस। अगर हम ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये OH आयंस भी बेस हैं और बेसिस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो ये जो OH आयंस आपका बेस प्रोड्यूस कर रहा है, वो OH आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव आयंस हैं, प्रोटॉन्स, उनको एक्सेप्ट करेंगे और वाटर बना देंगे। यानी आप कोई भी बेस जब सॉल्यूशन में ऐड करोगे इस बफर सॉल्यूशन में, तो बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, तो वो यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, H पॉजिटिव आयंस एक्सेप्ट करेगा, जिस तरह इन OH आयंस ने किए। जब वो वहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव आयंस एक्सेप्ट करेगा, तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज। और जब H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो पीएच क्या होनी शुरू हो जाएगी? इंक्रीज। तो नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब इस बफर सॉल्यूशन में आपने बेस ऐड किया और बेस ने यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट किए, H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई, तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल इस रिएक्शन को अब किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड। और ये जो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड है वो क्या होगा? वो आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड आयोनाइज होके H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता जाएगा। तो चूंकि हमारे बफर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है? एक्सेस ऑफ एसिटिक एसिड अवेलेबल, जितना ऐड किया था तकरीबन वो सारा ही अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। तो इसलिए जब हम कोई बेस ऐड करते हैं उस बफर सॉल्यूशन में, वो यहां से जितने H पॉजिटिव आयंस को रिमूव करता है
ये एसिटिक एसिड आयोनाइज होके उतने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर देता है। और बेस ऐड करोगे वो यहाँ से H पॉजिटिव आयंस रिमूव करेगा, ये आयोनाइज होके उतने ही H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर देगा। तो एज अ रिजल्ट सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज नहीं होगी, और जब H पॉजिटिव नहीं होगी। कंसेंट्रेशन डिक्रीज नहीं होगी तो pH इंक्रीज भी नहीं होगी। So this is how this buffer solution will maintain its pH, will resist any change in its pH। हम चाहे उसमें कोई एसिड ऐड कर दें या कोई एक बेस ऐड कर दें, लेकिन हर बफर सॉल्यूशन की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है, उसको हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ अब आपकी बुक में वो टॉपिक ऐड नहीं किया हुआ, बफर कैपेसिटी, कि वो कितनी अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जो है उसमें हम ऐड करेंगे उसकी अमाउंट को रेजिस्ट कर सकेगा। एक सर्टेन लेवल तक वो उसको रेजिस्ट करता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर एसिड या बेस आप उसमें ऐड कर दोगे तो फिर वो बफर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर वो अपनी पीएच को मेंटेन नहीं कर सकता। बट विद इन दैट बफर कैपेसिटी वो अपनी पीएच को मेंटेन रखता है, पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने देता। तो ये एसिडिक बफर एक्सक्यूज मी सर, की बफर सॉल्यूशन जो है वो बस ये एक ही होते हैं या और भी है? बहुत सारे, कोई भी वीक एसिड और उसका साल्ट मिक्स कर लो तो बफर, कोई एसिडिक बफर, कोई भी वीक बेस और उसका साल्ट मिक्स कर लो तो बेसिक बफर। यानी हमने एक एक एग्जांपल डिस्कस किया, लेकिन आप इस तरह के बहुत सारे बफर सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, अब इसी तरह से हम बेसिक बफर का एक्शन एक्सप्लेन करते हैं कि वो अपनी पीएच में किसी चेंज को किस तरह से रेजिस्ट करेगा। अब बेसिक बफर में हमने जो एग्जांपल ली थी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो एक वीक बेस है, पार्शली आयोनाइज होगा, अमोनियम आयंस और OH नेगेटिव आयंस और एक इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगी। इसमें जब हम अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा इनटू अमोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। Ammonium ions will be the common ions, and according to the common ion effect, ionization of the weaker electrolyte, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन सप्रेस होगी, रिवर्स होगी। तो उसी तरह से एसिडिक बफर की तरह यहाँ जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये एक वीक बेस था, कितना सा आयोनाइज हुआ था, वो थोड़ा सा कम, उसकी आयोनाइजेशन वैसे भी इतनी ज्यादा नहीं हुई, और जो थोड़ी बहुत आयोनाइजेशन हुई भी वो भी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिवर्स होगी, सप्रेस होगी। तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या होगी? लार्ज कंसेंट्रेशन, ऑलमोस्ट उतनी ही कंसेंट्रेशन जितनी हमने इनिशियली ऐड की थी। एट द सेम टाइम इस सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम आयंस की कंसेंट्रेशन भी क्या होगी? काफी ज्यादा होगी, इंक्रीज। वो साल्ट से आएगी, ऑलमोस्ट साल्ट की कंसेंट्रेशन के इक्वल होगी। जितना साल्ट ऐड करेंगे वो आयोनाइज होकर उतने ही अमोनियम आयंस प्रोड्यूस कर देगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन भी हायर है इस सॉल्यूशन में, अमोनियम आयंस की कंसेंट्रेशन भी हायर है इस सॉल्यूशन में। अब इस बफर सॉल्यूशन में अगर हम कोई एसिड ऐड करें, फॉर एग्जांपल HCl, वो आयोनाइज होगा टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जो एसिड H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो H पॉजिटिव आयन इस बेस के OH आयंस के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और उससे वाटर बनेगा। एसिड H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयंस इन OH आयंस के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेंगे, जिनसे OH आयंस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी। OH आयंस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने से POH क्या होती है? इंक्रीज होती है। OH आयंस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयंस POH इंक्रीज होगी, और pH और POH का सम किसके इक्वल होता है? 14 के इक्वल होता है। 14। तो POH इंक्रीज होने का मतलब pH क्या हो जाएगी? फिर डिक्रीज हो जाएगी। एसिड के ऐड करने से होता यही है ना, एसिड ऐड करने से pH क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहाँ pH को कैसे डिक्रीज होना चाहिए? हमने एसिड ऐड किया, एसिड ने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किए, H पॉजिटिव आयंस ने इन OH आयंस के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर लिया, जिससे OH आयंस की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में डिक्रीज होगी। OH आयंस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब POH
इंक्रीज हो गई और पीओएच इंक्रीज होने का मतलब होता है कि पीएच डिक्रीज होगी। लेकिन ये चूंकि बफर सॉल्यूशन है इसने ऐसा नहीं होने देना। तो जब ये यहां से OH आयंस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी एसिड के ऐड करने की वजह से, तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल ये वाला रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और वो जो एक लार्जर कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो आयोनाइज होना शुरू कर देगा और OH आयंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। यानी एसिड के ऐड करने से यहां से जितने OH आयंस रिमूव होंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होके उतने OH आयंस प्रोड्यूस कर देगा। तो यानी सॉल्यूशन के अंदर ये OH आयंस की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज नहीं होने देगा, POH को इंक्रीज नहीं होने देगा, और POH इंक्रीज नहीं होगी मीन pH डिक्रीज भी नहीं होगी। ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन, OH आयंस की कंसेंट्रेशन, pH, POH ये सब इंटरलिंक्ड है, राइट। तो नॉर्मली तो एसिड के ऐड करने से OH आयंस की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज होना चाहिए जिससे POH इंक्रीज हो जाएगी। अगर POH इंक्रीज हुई तो फिर pH डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है तो जब यहां से OH आयंस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होके उतने ही OH आयंस प्रोड्यूस करता रहेगा जितने वहां से रिमूव होंगे। तो वो OH आयंस की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज नहीं होने देगा, POH को इंक्रीज नहीं होने देगा, मतलब pH को डिक्रीज भी नहीं होने देगा। और अगर इसी में अब हम बेस ऐड कर दें, इसी बफर सॉल्यूशन में बेस लाइक NaOH ऐड कर दिया आपने, अब वो बेस आयोनाइज होगा और प्रोड्यूस कर देगा OH नेगेटिव आयंस। तो OH आयंस की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर OH आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो POH डिक्रीज होगी, और POH डिक्रीज होने का मतलब pH इंक्रीज हुई। बेस के ऐड करने से pH इंक्रीज होती है, तो यहां उसका इफेक्ट क्या है कि बेस ऐड करेंगे वो OH आयन प्रोड्यूस करेगा, OH आयन प्रोड्यूस करेगा तो OH आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। OH आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है POH डिक्रीज हो जाएगी, और POH डिक्रीज होने का मतलब है pH इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगेन जब यहाँ OH आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी बेस के ऐड करने से, तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल ये रिएक्शन किधर जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। और चूंकि हमारे सॉल्यूशन में अमोनियम आयंस की भी एक लार्ज कंसेंट्रेशन अवेलेबल है, तो आपका ये बेस जितने OH आयंस प्रोड्यूस करेगा ये अमोनियम आयंस उन OH आयंस के साथ कंबाइन होके उनको वापस किस में कन्वर्ट करते जाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते जाएंगे। ये बेस जो आपने ऐड किया वो जितने OH आयंस प्रोड्यूस करेगा ये अमोनियम आयंस उन OH आयंस को वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो सॉल्यूशन के अंदर OH आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी, और जब OH आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी तो इसका मतलब POH डिक्रीज नहीं होगी, pH इंक्रीज भी नहीं होगी। तो ये था बफर एक्शन, बफर एक्टिविटी, कि ये जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं वो चाहे एसिडिक बफर्स हों या बेसिक बफर्स हों, वो अपनी pH को मेंटेन, हमने डिफाइन उनको ऐसे ही किया कि दे टेंड टू मेंटेन देयर pH, दे टेंड टू resist any change in their pH, even some acid or base is added to them। तो जब हम उसमें कोई एसिड ऐड करेंगे या कोई बेस ऐड करेंगे तो फिर वो अपनी pH को किस तरह से मेंटेन रखेंगे, वो अपनी pH में किसी चेंज को रेजिस्ट कैसे करेंगे, ये दोनों का हमने मैकेनिज्म उनको का डिस्कस कर लिया कि उनका एक्शन या वो अपना ये मैकेनिज्म कैसे शो करते। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक्चुअली तो एक थोड़ी डिटेल डेरिवेशन है वो pH ऑफ द बफर सॉल्यूशंस। किसी बफर की pH क्या होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर डेरिवेशन है, लेकिन मैंने अभी चेक तो नहीं कर सका इस दफा वाली बुक को, इस दफा वाली एडिशन को, लेकिन वो प्रीवियसली भी हमारे कोर्स में वो pH की डेरिवेशन इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन उससे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस भी हैं,
और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे पहले भी थे और वो अब भी मोस्ट प्रोबेबली होंगे, जिनमें किसी बफर सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करने को आपको कहा जाएगा। अब उसकी जो इक्वेशन है या जो फॉर्मूला है उसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन है। मैं इस दफा सॉरी आपके इसको चेक नहीं कर सका, अभी इतना टाइम भी नहीं है तो कि वो में डेरिवेशन हो भी इंक्लूडेड तो मैं कर सकूं, लेकिन मेरा ख्याल है वो लास्ट ईयर भी नहीं थी तो अभी उसकी डेरिवेशन इंक्लूडेड नहीं है। अगर होगी तो मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा। फॉर्मूला उसका एक सर्टेन फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला जो किसी बफर की पीएच के लिए है वो होता है पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये एक फॉर्मूला है जिसकी डेरिवेशन अगर कोर्स में हुई तो मैं वो करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, डेरिवेशन उसका एक क्लिप बना के। तो नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर द एसिडिक बफर्स pH of the buffer solution will be equal to pKa of the acid, जो एसिड आपने मिक्स किया है, प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, कि उस बफर सॉल्यूशन में आपने साल्ट की कितनी कंसेंट्रेशन ऐड की है, एसिड की कितनी कंसेंट्रेशन ऐड की है, और उनका लॉग, और प्लस उस एसिड की pKa वैल्यू जो कांस्टेंट होती है। और सिमिलरली अब बेसिक बफर्स के लिए डायरेक्टली हमारे पास pH का फॉर्मूला नहीं होता, उसके लिए हमारे पास POH का फॉर्मूला होता है। POH ऑफ द बेसिक बफर इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। अब बेसिक बफर आप बेस और उसके साल्ट को मिक्स करके प्रिपेयर करते हो ना, तो उस बफर में आपने बेस की कितनी कंसेंट्रेशन ऐड की, उसमें आपने साल्ट की कितनी कंसेंट्रेशन ऐड की, और उनका लॉग हो गया, प्लस पीकेबी, उस बेस की पीकेबी वैल्यू जो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो एसिडिक बफर्स के लिए आप डायरेक्टली पीएच कैलकुलेट करते हो, बेसिक बफर्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास पीओएच का होता है। अब अगर आपको कोई बेसिक बफर की पीएच कैलकुलेट करने को कह दे तो आप क्या करोगे? देखो हमने पढ़ लिया कि पीएच और पीओएच का सम क्या होता है, 14 होता है। तो आप डायरेक्टली तो बेसिक बफर की पीएच कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करोगे, पीओएच। लेकिन उस पीओएच को 14 से माइनस कर दो तो उस बेसिक बफर की भी पीएच वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर कहीं कहा हो आपको तो। वैसे तो आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं दोनों, एसिडिक बफर की पीएच, बेसिक बफर्स की पीओएच। लेकिन हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में आपको कोई बेसिक बफर गिवन हो कि एक बफर सॉल्यूशन जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स पर डीएम क्यूब और अमोनियम क्लोराइड के इतने मोल्स पर डीएम क्यूब मिक्स करके प्रिपेयर किया गया, तो वो बेसिक बफर होगा। लेकिन अगर आपको उसकी पीएच कैलकुलेट करने को कहा जाता तो डायरेक्टली तो आप बेसिक बफर की पीएच कैलकुलेट नहीं कर सकोगे, डायरेक्टली आप यह फॉर्मूला यूज करके उसकी पीओएच कैलकुलेट करोगे, और फिर उस पीओएच जो आपने कैलकुलेट किया उसको 14 से माइनस कर दो तो उसकी पीएच वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो, एसिडिक बफर के केस में अगर हम जो साल्ट की कंसेंट्रेशन यूज कर रहे हैं उस बफर सॉल्यूशन में एग्जैक्टली उतनी ही कंसेंट्रेशन उसमें एसिड की भी मिक्स कर दें, एसिड और साल्ट की इक्वल कंसेंट्रेशंस ले लें, तो फिर वो क्या होगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और log 1 क्या होता है, 0 होता है, log 1 0 होता है। अगर हम साल्ट और एसिड की इक्वल कंसेंट्रेशंस लेंगे तो वो कट जाएंगी और 1 आ जाएगा और log 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो if the concentration of salt is equal to the concentration of acid, तो फिर एसिड की पीएच किसके इक्वल हो जाएगी, उस एसिड की पीकेए वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। और अगर हम साल्ट और एसिड की कंसेंट्रेशन चेंज करते जाएंगे तो उस बफर की पीएच भी चेंज होती जाएगी। देखो वही एसिड है वही साल्ट है, लेकिन अगर हम उनकी पीएच उनकी कंसेंट्रेशन चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन की पीओएच चेंज हो जाए, पीएच चेंज हो जाएगी। बेसिक बफर में भी ऐसे ही है कि अगर आप यहाँ पे साल्ट की कंसेंट्रेशन जो यूज कर रहे हो और बेस की कंसेंट्रेशन यूज कर रहे हो वो इक्वल हो, जितनी इसकी जितनी इसकी, तो वो फिर क्या हो जाएगा 1 और log 1 क्या होगा 0। तो फिर पीओएच किसके इक्वल हो जाएगी, पी के बी के इक्वल हो जाएगी। मैं टाइम
पता नहीं आज हमारी मीटिंग क्यों एक्सटेंड हुई जा रही है, टाइम तो ऊपर हो गया हमारे सेकंड ईयर वाले हो में। गए सर। तो चले आज हमें उनको पता है जूम वालों के कि आखिरी क्लास है, इसलिए वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। तो लेट्स से हमने एसिटिक एसिड मिक्स किया 0.01 मोल्स पर डीएम क्यूब, उसमें हमने सोडियम एसीटेट भी अगर हमने मिक्स कर दिया, इक्वल पहले कर लेते हैं 0.01 मोल्स पर डीएम क्यूब, तो इसकी पीएच क्या होगी? पीएच का फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, तो इसकी पीएच हो जाएगी pKa। अब वो आपकी बुक में गिवन होती है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी वैल्यू, ये जो है इसकी 4.76 है। अच्छा, समटाइम्स क्वेश्चन में आपको pKa वैल्यू नहीं गिवन होती, आपको Ka वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में। तो अगर Ka वैल्यू गिवन है तो आप खुद से उसको pKa में कन्वर्ट करोगे, उसका नेगेटिव लॉग ले लो। लेकिन आपने पहले देख लेना, ये ना वहां Ka वैल्यू गिवन और आपने वो बगैर देखे इधर यूज कर लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ pKa वैल्यू हमने यूज करनी है। तो अगर तो pKa वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात, आप डायरेक्टली यूज कर लो। अगर pKa वैल्यू नहीं गिवन, Ka वैल्यू गिवन है, तो पहले उसका नेगेटिव लॉग लो और उसको pKa में कन्वर्ट कर लो। तो इसकी pKa वैल्यू होती है 4.76 प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट कितनी है 0.01 ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड 0.01, ये कट जाएगा 1 और log 1 0 हो जाएगा, तो उसकी पीएच क्या होगी 4.76। अब हम क्या कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की हमने कंसेंट्रेशन ली है 0.1 और सोडियम एसीटेट की कंसेंट्रेशन हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 1। अगर हम ऐसा कर लें कि हम बफर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की 0.1 मोल्स पर डीएम क्यूब और सोडियम एसीटेट की 1 मोल्स पर डीएम क्यूब ले लें, अब इसकी पीएच क्या होगी? तो वो फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू pKa। एसिड की, एसिटिक एसिड की कितनी होती है 4.76 प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट, साल्ट की हमने कितनी ली 1 ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड 0.1, 1 ओवर 0.1 क्या हो गया 10 और log 10 1 होता है। तो अब क्या होगा pH इज इक्वल टू 4.76 प्लस 1 क्या हो गई 5.76। देखो एसिड भी वही था, एसिटिक एसिड, साल्ट भी वही था, सोडियम एसीटेट जो ऊपर वाले केस में यूज किया, लेकिन अब हमने उनकी कंसेंट्रेशन चेंज कर ली, तो पीएच बफर सॉल्यूशन की क्या होगी चेंज होगी। एक और एग्जांपल में इसी का एक और शॉर्ट सा क्वेश्चन कर लेता हूं। अब हम तीसरे केस में इन्वर्ट कर लेते हैं। अभी ये जो दूसरा केस में मैंने एग्जांपल ली थी, इसमें मैंने एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन ली 0.1, अब हम इसको 1 कर लेते हैं और सोडियम एसीटेट को 0.1 कर लेते हैं। अगर हम ये कंसेंट्रेशन यूज करें तो फिर पीएच क्या हो जाएगी, पीएच इज इक्वल टू pKa 4.76 प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट 0.1 ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड 1 क्या होगा 1 ओवर 10 और 1 ओवर 10 का लॉग ले ले -1 आ जाएगा। सो pH इज इक्वल टू 4.76 -1 दैट इज 3.76। तो आप देख लो, आप कोई भी एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो, अगर एसिडिक बफर है तो उसमें साल्ट और एसिड की इक्वल कंसेंट्रेशंस यूज करोगे तो pH विल बी इक्वल टू pKb, pKa एसिड के केस में, और बेस के केस में pKb। और वही साल्ट वही एसिड आप उनकी कंसेंट्रेशन चेंज करते जाओगे तो पीएच भी उस बफर सॉल्यूशंस की क्या होगी चेंज होती जाएगी। देखो नॉर्मली तो किसी एसिड की एक फिक्स्ड पीएच होती है, किसी बेस की एक फिक्स्ड पीएच होती है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसी एसिड और उसी साल्ट को यूज करके या उसी बेस और उसी साल्ट को यूज करके हम डिफरेंट पीएच वैल्यूज के बफर सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, राइट। इसके कुछ आपकी बुक में एक इसमें ऐड किया हुआ है, इसकी एप्लीकेशंस ऑफ द बफर सॉल्यूशंस, यूजेस क्या क्या है इसके। मैं कुछ पॉइंट्स उसमें से जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि लाइक जो ह्यूमन ब्लड होता है 7.35 मेरे ख्याल में, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। यस सर 7.35 ही पीएच होती है और उस पीएच का मेंटेन रखना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो 7.35 से डिक्रीज होके 7 हो गई या 7.35 से इंक्रीज होके 8 हो गई तो हमारी डेथ हो जाती है। पॉइंट्स में चेंजेस है सिर्फ,
7.35 से डिक्रीज होके 7 तक पहुंच जाए या 7.35 से इंक्रीज होके 8 तक भी पहुंच जाए तो हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन हम तो 80-80 साल 100-100 साल जिंदा रह जाते हैं। इसका मतलब है वो ब्लड अपनी पीएच को मेंटेन रखता है, और उस प्रोसेस में हमारे साथ बहुत कुछ होता भी है, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीजेस, हम बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें खाते हैं। सुबह से शाम तक काउंट करो आपने क्या क्या चीजें खाई और किसकी पीएच क्या क्या थी। तो अगर वो ब्लड उसमें वो नेचुरली बफर्ड होता है एक्चुअली वो ब्लड, और अगर वो अपनी पीएच को मेंटेन ना रखे तो फिर तो हमारा एक सेकंड भी शायद जिंदा रहना पॉसिबल ना। तो वो नेचुरली बफर्ड है और वो अपनी पीएच को मेंटेन रखता है। इतने सारे अप्स एंड डाउन, इतनी सारी डिफरेंट चीजें होने के बावजूद वो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता। बॉडी फ्लूइड सारे ही हमारे, देखो स्टमक की पीएच एसिडिक होती है ना, तो हम कितनी बेसिक जो हमारे डाइट जो खाते हैं उसमें कितनी बहुत सारी बेसिक चीजें भी होती हैं, वो जाके उसको न्यूट्रलाइज कर दें तो उसकी पीएच एसिडिक नहीं रहेगी, तो फिर तो वो काम नहीं करेगा। वहां जितने एंजाइम्स हैं वो एसिडिक पीएच में काम करते हैं, तो वो तो बेसिक पीएच में नहीं करेंगे। लेकिन वो इसका सर मतलब अपनी एक्सक्यूज मी, पीएच को मेंटेन रखता है। तो मोस्टली जो नेचुरल बॉडी फ्लूइड हमारे होते हैं वो नेचुरली बफर्ड होते हैं और वो अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं। बेटा टाइम कम है, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ी देर सब्र करो। अच्छा, फिर उसके बाद लैब्स में आप लोगों को तो अनफॉर्चुनेटली पिछले साल से प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहे ड्यू टू कोविड, लेकिन हम आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में मोस्टली जो है ना वो टाइट्रेशन होती है और एसिडिक और बेसिक। अब उसमें एक्चुअली कुछ लिखा होता है प्रोसीजर में, रिजल्ट आप जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो वो कुछ और ही आ रहा होता है। रेयरली शुरू में कुछ एक दो दफा में रीडिंग सही आती है, बाद में कभी नहीं आती। उसकी रीजन क्या होती है, आप वही पिपेट एसिड वाली बोतल में डालते हो, वहां से एसिड का सोल्यूशन निकाला, उधर रख के जाते हो, दूसरा आता है उसको वॉश नहीं करता, उठा के बेस की बोतल में डाल देते हो, उसके साथ कुछ एसिड लगा होता है, वो आप बेस में डालते हो, वो उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसकी पीएच क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब उसकी पीएच चेंज होगी तो वो अपना काम नहीं कर, वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो अगर ये सॉल्यूशंस बफर्ड हों तो फिर ये जो थोड़ा थोड़ा पिपेट के साथ लगा हुआ एक ड्रॉप इधर से इधर हो गया या इधर से इधर हो गया, उससे उनकी पीएच चेंज नहीं होगी और वो फिर अपने रिजल्ट्स जो आने चाहिए वही रिजल्ट्स वो शो करते रहेंगे। राइट, तो इस तरह से फिर सेकेंडली साइंटिफिक लैब्स में जो सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं, रिसर्च लैब्स जो है हमारे यहाँ, तो जो रिजल्ट आ जाए हम तो ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं प्रैक्टिकल्स ही, लेकिन जो प्रॉपर रिसर्च लैब्स हैं उनमें जो सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं वो फिर बफर्ड होते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में जो सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो सारे बफर्ड होते हैं, क्योंकि अगर उन सॉल्यूशंस की पीएच चेंज हो जाएगी तो उनसे जो प्रोडक्ट बनना है, जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, उसकी क्वालिटी वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो बुक में सिंपल से पॉइंट्स है, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उनको जाके एक दफा सारे पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा। लेकिन कुछ मैंने बेसिक पॉइंट्स बता दिया कि ये बफर सॉल्यूशंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं।